हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाई लॉ। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, बिजनेस लॉ का एक वेरी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है प्रपोजल और ऑफर। उसका मीनिंग देखेंगे, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे टू बी अ वैलिड ऑफर ओ या। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो द टर्म प्रपोजल यूज्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सिनोनिमस विद द टर्म ऑफर यूज्ड इन इंग्लिश लॉ। तो ये जो टर्म है प्रपोजल, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, ये बहुत ही सिमिलर है विद द टर्म ऑफर यूज्ड इन इंग्लिश लॉ ओवर हियर। तो देखिए, द विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing something, that is the proposal or the offer may be made with a view to obtaining the assent of the other party thereto is called proposal over here। यानी कि किसी चीज़ को लेकर प्रपोज करना, ठीक है, सामने वाले के सामने किसी चीज़ का प्रपोजल रखना या ऑफ़र रखना और बदले में उसका एक्सेप्टेंस चाहना, उसका एसेंट चाहना, उसे हम कहेंगे प्रपोजल। देखिए, डेफिनेशन देखते हैं। प्रपोजल हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ इस तरह से, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हीज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। काफ़ी सिंपल वे में बता देती हूँ। देखिए, कोई एक पर्सन, ठीक है, अपनी इच्छा या फिर अपना इंटेंशन सामने रखते हुए एक प्रपोजल रखता है सामने वाले इंसान के सामने, किसी चीज़ को करने के लिए या फिर किसी चीज़ को ना करने के लिए किसी बात का प्रपोजल रखता है सामने वाले इंसान के सामने और एक्सपेक्ट करता है, वो क्या चाहता है बदले में उस सामने वाले इंसान का उस एक्ट के लिए या फिर उस अब्सटिनेंस के लिए, ठीक है, एसेंट चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है। तो ये देखिए, ये टर्म जो है हम रेगुलरली अपने डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही यूज़ कर देते हैं, ठीक है, कि उसने उसे प्रपोज किया है, इसने उसे प्रपोज किया है, कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर रिलेशनशिप्स हो, तो हम ऐसे भी ये वर्ड को यूज़ करते रहते हैं। तो इन वेरी सिंपल वे किसी चीज़ के बारे में पूछना, इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को लेकर सामने वाले को प्रपोज करना, उसके सामने एक ऑफर रखना, उसे हम कहेंगे प्रपोजल। ओके, देखिए, द पर्सन मेकिंग प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रपोजर और ऑफरर। तो जो इंसान प्रपोज करता है, ऑफर रखता है सामने, उसे प्रपोजर कहेंगे। एंड द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड इज कॉल्ड प्रपोजी और ऑफरी। और जिस इंसान के सामने वो रखा गया है उसे हम प्रपोजी या ऑफरी कहेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ विलिंगनेस टू सेल हिज रेडियो सेट टू बी फॉर ₹500। यहाँ पे ए क्या चाहता है, अपना रेडियो सेट बी को बेचना चाहता है 500 रुपये के लिए। इफ़ बी एक्सेप्ट्स टू परचेज द सेम अमाउंट्स टू प्रपोजल बाय ए फॉर द सेल ऑफ द रेडियो सेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ए है ये ऑफरर है, प्रपोजर है, और बी है ये ऑफरी है, प्रपोजी है। ए क्या कर रहा है, रेडियो सेट बेच रहा है बी को, ये प्रपोज कर रहा है, वो चाहता है रेडियो सेट अपना बी को बेचना, और यहाँ पे उसके ऑफर को या उसके प्रपोजल को हम कह सकते हैं बी ने एक्सेप्टेंस दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रपोजल फॉर्म हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर और प्रपोजल। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो ऑफर जो है ये कम्युनिकेट हो जानी चाहिए ऑफरी को, ठीक है। देखिए, द ऑफर इज़ कंप्लीटेड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर तभी कंप्लीट होगी जब उस ऑफर को ऑफरी के सामने रखा गया है, उस ऑफर को कम्युनिकेट किया गया है। अनटिल द ऑफर इज़ कम्युनिकेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। दस एन ऑफर एक्सेप्टेड विदाउट इट्स नॉलेज, ठीक है, डज नॉट कन्फर एनी लीगल राइट्स ऑन द एक्सेप्टर। ठीक है, अगर ऑफर एक्सेप्ट की गई है बिना उस ऑफर की नॉलेज के, तो उसे मतलब उस एक्सेप्टर के पास कोई लीगल राइट्स नहीं होंगे आगे जाकर। ओके, ये केस लॉ है ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। बहुत ही हम कह सकते हैं फेमस केस है। अगर आप चाहो तो इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए, समझे, एक नेपिव है, वो क्या हुआ है, घर से भाग गया है या फिर चला गया है घर से कहीं। तो ए ने क्या किया, अपने सर्वेंट को भेज दिया है
उस नेपिव को, उसके नेपिव को ढूंढने के लिए। तो सर्वेंट के जाने के बाद क्या किया, ए ने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी उसके नेपिव को ढूंढ देगा वो उसे 500 रुपये क्या देगा, 500 रुपीज़ रिवॉर्ड करके दे देगा। तो अब क्या हुआ, सर्वेंट ने उसके जो मिसिंग बॉय था, वो जो नेपिव था, उसे ढूंढ लिया है, ठीक है। और सर्वेंट को फिर पता चला कि ऐसा ऐसा रिवॉर्ड जो है वो ए ने क्या किया, अनाउंस किया है। तो वो अपना रिवॉर्ड मांगता है ऐसे, और ए क्या कर देता है, मना कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सर्वेंट है वो सू करता है ए को कि मैंने इसके नेपिव को ढूंढा है और ये मुझे अपना रिवॉर्ड नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि सर्वेंट ने ढूंढा है नेपिव को, ये सही बात है, लेकिन उसे इस ऑफ़र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ऑफ़र उसके तक कम्युनिकेट हुई थी, ठीक है, ना उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था, उसे बाद में पता चला है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ है, ऑफ़र इज़ नॉट कम्प्लीटली हैपेंड ओवर हियर, ठीक है, कम्प्लीटली कम्युनिकेटेड ओवर हियर। तो यहाँ पे सर्वेंट को कोई जानकारी नहीं थी इस ऑफ़र के बारे में, तो ऑफ़र ना उसे पता था उस ऑफ़र के बारे में, और ना ही उसने एक्सेप्ट की थी। तो ये हेल्ड हुआ कि नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफ़र। उसे कोई ऑफ़र का नॉलेज नहीं था, जो भी ए ने क्या किया है, अनाउंस किया है। सो in this case it makes very clear that acceptance and ignorance of the proposal does not amount to acceptance, ठीक है। विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफ़र आपके एक्सेप्टेंस को कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आपको ऑफ़र ठीक से पता होना बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ओके। आगे देखते हैं, ऑफ़र मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड क्लियर एंड नॉट वेग अनएम्बिगियस। तो यहाँ पे ऑफ़र कैसी होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, किसी तरह का कन्फ्यूजन ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए। देखिए, देयर मस्ट बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द टर्म्स यूज्ड इन एन ऑफर ओवर हियर। बोथ ऑफरर एंड ऑफरी शुड अंडरस्टैंड वन एंड द सेम थिंग फ्रॉम द ऑफर। जो भी ऑफ़र है सेम तरह से मीनिंग उन्हें दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अबाउट द टर्म्स जो भी यूज़ किए हैं ऑफ़र में। ऑफरर और ऑफरी इन दोनों ने सेम ही तरह से उस ऑफ़र को लिया होना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, ऑफ़र किया ए ऑफर टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, ठीक है। ए ने क्या किया, ऑफ़र किया बी को सेल करने के लिए 100 टन्स ऑफ ऑयल ओवर हियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट द ऑफर इज़ नॉट स्पेसिफाइंग विच टाइप ऑफ ऑयल, ठीक है। ऑफ़र किया है 100 टन्स ऑफ ऑयल को बेचने का, बट विच टाइप ऑफ ऑयल ये तो बता ही नहीं है। ग्राउंड नट हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, सीसेम हो सकता है, किस टाइप का एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ ऑयल यू वांट टू सेल, तो ये तो नहीं बताया है। तो दस द ऑफर इज़ वेग है, एम्बिगियस है, अनसर्टन है, तो इसे हम ऑफ़र नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं हम। तो ऑफ़र मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन। जो भी ऑफ़र है वो कैपेबल होनी चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। देखिए, एन ऑफर इन ऑर्डर टू गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट एंड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। अ सोशल रिलेशनशिप जैसे कि मॉरल हो, मैट्रिमोनियल हो, रिलीजियस हो, फ्रेंडली हो, आप दोस्तों में बीच में ऐसे ही ऑफर करते रहते हो, तो ये सब चीज़ें ना ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करती हैं और ये एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, ए इन्वाइटेड बी टू डिनर एंड बी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, ठीक है। इट इज़ अ मियर सोशल इन्विटेशन ओवर हियर। और अगर क्या किया, ए ने फुलफिल नहीं कर पाया, अगर वो डिनर प्रोवाइड नहीं कर पाया बी को, तो बी उसे सू नहीं कर सकता है ए को। ए विल बी नॉट लायबल इफ़ ही फेल्स टू प्रोवाइड डिनर टू बी ओवर हियर। तो इस कह सकते हैं इस पॉइंट के अंदर आप ये केस लॉ लिख सकते हो, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है हम कह सकते हैं। इसका मेंशन आप अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हो। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ समरी टाइप। इसमें क्या हुआ था, मिस्टर बाल्फर एंड बाल्फर वर्सेस बाल्फर, यानी कि एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब जो मिस्टर बाल्फर है ये डिफेंडेंट है और मिसेस बाल्फर जो है, वाइफ जो है, वो प्लेंटिफ है। अब ये रहते थे श्रीलंका में, सिलोन में, जो आज का श्रीलंका है, और वो वेकेशन पे गए इंग्लैंड को,
ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, प्लेंटिफ जो है मतलब जो मिसेस बाल्फर है वो वहीं पे रह गई फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ओवर, और काम की वजह से डिफेंडेंट जो है जो मिस्टर बाल्फर है वो वापस आ गए, ठीक है, श्रीलंका। अब देखिए क्या हुआ, जो मिस्टर बाल्फर है उन्होंने एग्री किया था कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, ईच मंथ मिसेस बाल्फर को, अपनी वाइफ को क्या करें, देते रहेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाती। और ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये जो उन्होंने एग्री किया था, ये पूरा नहीं कर पाए मिस्टर बाल्फर। तो यहाँ पे मिसेस बाल्फर ने क्या किया, स्यू किया फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड फॉर द एलिमनी ओवर इक्वल टू द अमाउंट हर हस्बैंड हैड एग्रीड टू सेंड, ठीक है। अब लोअर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि प्लेंटिफ की ओर से उन्होंने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सही है, डिफेंडेंट्स को अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो भी मिसेस बाल्फर का कंसेंट है वो सफिशिएंट है फॉर द कंसिडरेशन, इट इज़ अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल एंड डिफेंडेंट शुड पे ओवर। अब आगे जाकर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में का एग्रीमेंट है जो कि एक सोशल नेचर की तरह है एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ ओवर, हेंस मिस्टर बाल्फर इज नॉट लायबल फॉर ऑनरिंग द एग्रीमेंट ओवर। और ये इस केस लॉ के अंदर ये प्रूफ हुआ कि जो भी सोशल एग्रीमेंट्स हैं ये आर नॉट एनफोर्सेबल बाय दी लॉ। तो ये जजमेंट जो है ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, आप डेफिनेटली इस पॉइंट में ये मेंशन कर सकते हो, ओके। अब आगे, ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए, एन ऑफर विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस ऑफर। जो वर्ड से या फिर रिटन किया गया है या फिर जो स्पोकन है ये से एक्सप्रेस ऑफर कहेंगे, और जो ऑफर विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्टर, जिस कंडक्ट से किसी एक्ट के साथ किया जाता है उसे इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए इम्प्लाइड ऑफर का, एक्सप्रेस तो सिंपल ये है, रिटन स्पोकन या फिर वर्ड्स के साथ। इम्प्लाइड में देखिए, अ पर्सन हु बोर्ड्स अ बस or who hires a taxi, thereby he undertakes to pay the fare to his destination even though he makes no express promise to do so। देखिए समझ लीजिए मैंने एक ऑटो हायर की है, ठीक है, मैंने उसे डेस्टिनेशन बताया कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो अगर आपने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया भी ना हो, अगर आपने उसे एक्सप्रेस प्रॉमिस किया भी ना हो, फिर भी आप डेस्टिनेशन को उतरने के बाद आप उसका फेयर देंगे, डेफिनेटली जितना भी होगा उतना फेयर देंगे, आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है इम्प्लाइड ऑफर जो आप अपने कंडक्ट से करते हो। अब देखिए, द ऑफरर शुड हैव इंटेंशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। देखिए, द ऑफरर मस्ट गिव एन ऑफर टू ऑफरी विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग कंसेंट टू इट। आप किसी इंसान को ऑफर कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, तो आपका इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, आप बदले में उसका एक्सेप्टेंस चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेटमेंट लाइक मैरी विथ मी और गो टू हेल इज़ नॉट एन ऑफर, ठीक है, मुझसे शादी कर या गो टू हेल, ये ऑफर नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका इंटेंशन दिख ही नहीं रहा है भाई, आपका इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको बदले में उसका एक्सेप्टेंस चाहिए, ओके। सो इन ऑफर इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आगे, ऑफर में बी कंडीशनल। While acceptance cannot be conditional, but an offer might be conditional. Acceptance conditional ना हो, but offer conditional हो सकता है। देखिए, the offerer can make the offer subject to any terms or conditions he deems necessary। जो offerer जो है वो किसी भी conditions के अंडर offer रख सकता है। So A can offer to sell goods to B if he makes half the payment in advance। तो A offer करेगा कि वो अपने गुड्स बेचेगा बी को, लेकिन आधा जो एडवांस है जो पेमेंट का वो उसे पहले ही एडवांस में करना होगा। नाउ बी कैन एक्सेप्ट दिस कंडीशंस और मेक अ काउंटर ऑफर। तो वो उस कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा या फिर काउंटर ऑफर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशंस रखते हुए भी ऑफर की जा सकती है। आगे, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। देखिए मैं आपको बता देती हूँ सिंपल वे में, काउंटर ऑफर जो है, अगर आप काउंटर ऑफर करोगे तो वो क्या होगा, उसकी वजह से पहला जो ओरिजिनल ऑफर है वो रिजेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मुझे अपनी ओल्ड कार बेचनी है, तो मैंने बी से ऑफ़र किया कि आई विल सेल यू माई ओल्ड कार फॉर ₹1 लाख, ठीक है। अब बी ने क्या किया कि ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हारी कार खरीदने, बट मुझे 90,000 पे चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या की, काउंटर ऑफर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल ऑफर है जो मैंने ऑफर की थी 1 लाख की, वो कैंसिल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब आगे जाकर अगर बी ने कहा कि ठीक है तुमने 1 लाख कहा था, मुझे 1 लाख को दे दो अपनी कार,
तो यहाँ पे अब मैं ऑफरी हो जाऊँगी। अब ये मेरा राइट है कि मुझे वो एक्सेप्ट करना है तो मैं करूँ, ना करना है तो ना करूँ। बी जाकर सी नहीं कर सकता है मुझे कि नहीं नहीं इसने मुझे पहले कहा था कि 1 लाख को देगी, अब मैं कर रहा हूँ ऑफ़र तो नहीं दे रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपके काउंटर ऑफ़र की वजह से जो मेरी ओरिजिनल ऑफ़र है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये है इसका मतलब, काउंटर ऑफ़र अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफ़र। ओके, तो ये है प्रपोजल। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आई होगी ये उम्मीद रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये सेशन समझ आया हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।